हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो डीएनए के अंदर होता है, सबसे पहले हम इसका टर्म का मतलब समझेंगे। रेप्लिकेशन मतलब कि एक डीएनए अपने आप की मदद से और कुछ एंजाइम्स की मदद से एक और फॉर्म ऑफ डीएनए बनाता है, उसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि डीएनए से ही डीएनए का बनना क्या कहलाया जाता है? रेप्लिकेशन कहलाया जाता है। तो डीएनए के अंदर ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है, ये सबसे पहले किसने एनालाइज किया था? वॉटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट थे हमारे, वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने सबसे पहली बार डीएनए में रेप्लिकेशन होता हुआ बताया गया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 स्ट्रैंड है जो सेपरेट होते हैं, ठीक है, और हर एक स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट की तरह काम करता है। मतलब कि ये 2 स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये 2 स्ट्रैंड हैं, इनके बीच में हमने देखी थी कौन सी बॉन्ड थी? नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सी बॉन्ड थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी तो ये दोनों बॉन्ड्स स्टैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे टू ईच अदर। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हर एक स्टैंड, ये क्या था? पेरेंटल डीएनए स्टैंड था ना, तो ये पेरेंटल डीएनए स्टैंड एक्ट करेगा एज अ टेम्पलेट की तरह। किसकी तरह काम करेगा? एज अ टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन में कुछ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स इसके साथ बाइंड होंगी और एक और नया डीएनए का स्टैंड जो है वो बन जाएगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग में डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ठीक है, उसके बाद वो सेपरेट होकर के सिंगल स्टैंड बने और फिर से वो फाइनली क्या बनते हैं? हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाते हैं। तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। और ये किस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, इसका स्कीम किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए स्टैंड वुड हैव 1 पैरेंटल एंड 1 न्यू सिंथेसाइज्ड स्टैंड। तो जब रेप्लिकेशन हो गया, आप खुद देख सकते हो, जब रेप्लिकेशन हुआ है तो ये जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे, ये तो कैसे हैं? पेरेंटल डीएनए है ना, ये तो पेरेंटल डीएनए है दोनों। लेकिन ये जो 2 जिगजैग वाले बनाए हैं मैंने, ये नए डीएनए बनाए हैं, तो ये क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि 50% तो क्या है? पेरेंटल डीएनए है ना, और 50% क्या है? न्यू डीएनए स्टैंड है। करेक्ट? 50-50 के बाद की ना, तो 50-50 का मतलब क्या होता है? सेमी मीन्स हाफ। तो इसीलिए इस स्कीम को क्या बोला था? सेमी कंजर्वेटिव, मतलब कि आधा कंजर्व्ड रहता है। जो पेरेंटल डीएनए स्टैंड है उसका 50% क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, और 50% ही क्या है? न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी नीट लेवल के लिए भी, कि डीएनए का जो स्टैंड है, ठीक है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसका क्या स्कीम है, किस बेसिस पे डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे को ऑप्शंस क्या क्या दिए जा सकते हैं? ऑप्शन के तौर पे आ जाएगा क्या आपका? सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव और डिस्क्रिप्टिव। तीनों को ध्यान से समझना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब तो तुम समझ गए कि पेरेंटल डीएनए से सिर्फ 50% डीएनए ही जो है आगे पास हो रहा है, 50% जो है वो नया बन रहा है। लेकिन कंजर्वेटिव का मतलब है कि कंप्लीटली कंजर्व्ड हो रहा है, कि ये अगर पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, तो आफ्टर रेप्लिकेशन ये तो कंप्लीट पेरेंटल बना और ये जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए बना। तो ये क्या है? कंप्लीट कंजर्वेटिव।
लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव तो एक अलग ही डिजाइन बोला उन्होंने बोला ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या होगा, जगह जगह से ब्रेक होगा, आधा नया और आधा पेरेंटल, हाफ न्यू हाफ पेरेंटल, इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ये तो बिल्कुल ही जो है थ्योरी जो थी वो फेल कर दी थी कि इस तरीके से जो है नहीं होता। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल जो कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हुआ था वो कौन सा था? सेमी कंजर्वेटिव था, कि हमारा डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू जो है रेप्लिकेशन उसमें हो रही है। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो कुछ एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो हम आगे जा करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर आपको और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे साइंटिस्ट को भी पता चला कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव किस तरीके से है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था वो किन्होंने किया था? मिशेल्सन एंड स्टॉल। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। 1958 में उन्होंने क्या किया, जो इकोलाई मीन्स इश्चरेशिया कोलाई जो था उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज किया। ठीक है, तुम सबको पता ही होगा कि जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। ठीक है, क्या है ये? एटॉमिक मास नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन मिला दूं और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15 कर दूं, मीन्स उसका आइसोटोप, ये क्या है, उसके आइसोटोप्स हैं, तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अगर 15 आइसोटोप्स कर दूं तो ये इसका मास कैसा हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। मीन्स एक तरह से उसकी डेंसिटी हैवी हो जाएगी। डेंसिटी कैसी हो जाएगी उसकी? हैवी हो जाएगी। अब ऑब्वियसली बात है, कोई हैवी चीज जो तो वो नीचे की तरफ सेटल होने की कोशिश करेगी, है ना। चलिए, इसी पे बेस उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। नाइट्रोजन 14 एटॉमिक मास होता है, ठीक है, लेकिन उसका आइसोटोप यूज किया जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 15। एटॉमिक मास 15 होने की वजह से उसकी डेंसिटी कैसी हो गई? हैवी हो गई। अब डेंसिटी हैवी हो गई तो किसी भी टेस्ट ट्यूब में उसको डालोगे तो हैवी होने की वजह से वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा है उन्होंने, ध्यान रखना इसको। तो जो रिजल्ट देखा उन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखो ध्यान से सुनना। इकोलाई लिया। इकोलाई क्या होता है? हमारा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इस इकोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने किसके अंदर कल्चर किया, जिसमें जो नाइट्रोजन थे उनका एटॉमिक मास कितना था? 15 एटॉमिक मास वाले मीडियम में उनको कल्चर कराया। ठीक है, तुम्हें पता ही है जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए के, उसमें नाइट्रोजन का यूज होता है। तो अब जब इसका कल्चर कराया तो हर 20 मिनट्स के बाद क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो 2 बैक्टीरियाज में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जितने भी नाइट्रोजन की जरूरत थी उन सब में नाइट्रोजन 15 चला गया। फिर कल्चर कराया, फिर नाइट्रोजन 15 आया, फिर कल्चर कराया, फिर नाइट्रोजन 15 आया। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल्स जब उन्होंने कराए, ठीक है, तो हर एक बार जो हमारे पास इश्चरेशिया कोलाई आया, इकोलाई जो आया, उसमें हमारे पास जितने भी नाइट्रोजन थे सब कैसे थे? हैवी डेंसिटी वाले। कैसे थे? हैवी डेंसिटी वाले। सबका एटॉमिक मास कितना था? 15। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने बोली है कि उन्होंने क्या ग्रो किया है, इकोलाई को ग्रो किया है, जिसमें किस मीडियम में, जिसमें नाइट्रोजन जो था वो N15 वाला था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो जितने भी नए डीएनए बनते थे उन सब में क्या मिला उनको? N15 मिला। ठीक है, समझ में आई बात। तो हैवी, ये जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है इसको जब डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम नॉर्मल डीएनए से, क्योंकि नॉर्मल डीएनए तो हमारा क्या होता है? N14 हमारा
नॉर्मल डीएनए होता है और N15 हमारा हैवी डीएनए होता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। N14 हमारा नॉर्मल डीएनए और N15 हमारा हैवी डीएनए है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब, सेंट्रीफ्यूगेशन पहली बात तो हम क्यों कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश करने के लिए, मीन्स इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं। समझ में आया? अब सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है, उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में अगर आप कोई भी टेस्ट ट्यूब डाल के उसमें सोल्यूशन डाला और उसको डिप कर दिया, मतलब रख दिया वहां पर, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन इतनी फास्ट घूमती है जिसकी वजह से जितना भी हैवी मॉलिक्यूल होगा वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा और लाइट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ रहेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो सेंट्रीफ्यूगेशन करा इन सीजियम क्लोराइड, जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट है, सीजियम क्लोराइड भी उसमें ऐड किया जाता है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड ऐड करने से क्या हो जाता है, जो डेंसिटी के बेसिस पे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी हैवी डेंसिटी होगी वो नीचे की तरफ सेटल, जिसकी लाइट डेंसिटी होगी वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे। यहां तक समझ में आया? अब एक चीज ध्यान रखना कि अब हमारे पास जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास कौन सा है, N15 वाला है। समझ में आ गया? यहां तक हमारा ध्यान रखना कि अब जो हमारे पास डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजन है वो N15 वाला है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे उनके एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उन्होंने ली एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या पास, अब सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो नीचे की तरफ सेटल में क्या था, N15 हैवी डीएनए। अब तुम बोलोगे मैंने ये 2 बार क्यों लिखा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है ना बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसलिए बेटा मैंने N15 2 बार लिखा है। ये एक डीएनए स्टैंड के लिए और ये दूसरे डीएनए स्टैंड के लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, हैवी डीएनए है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं डीएनए के बेसिस पे देखूं, ये हमारा डीएनए और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस होगा वो N15 होगा और ये वाला भी क्या होगा, N15 होगा। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? चलिए, अब तुम्हें पता है कि जो इशरेशिया इकोलाई है वो 20 मिनट्स के बाद क्या कर रहा है, 20 मिनट्स के बाद अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है ना। तो रेप्लिकेशन की वजह से 20 मिनट्स के बाद जब उसने रेप्लिकेट किया तो हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को फिर हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। ठीक है, जो रिजल्ट मिला हमें वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। वो इसलिए था कि हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला, हमें रिजल्ट बीच में मिला, यहाँ पे रिजल्ट मिला हमको। ठीक है, मतलब कि बॉटम में हमें रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा सा ऊपर मिला। थोड़ा सा ऊपर मिलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हैवी नहीं है, मीन्स यहाँ पे N14 होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा ऊपर नहीं था तो हमारे पास N15 होगा। तो ये क्या बना हमारे पास, हाइब्राइड। ठीक है, और अगर हम डीएनए स्टैंड की बात करें तो जब ये सेपरेट होंगे तो एक डीएनए का स्टैंड ये जाएगा, एक डीएनए का स्टैंड ये जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारा दूसरा डीएनए लगेगा वो ये। ठीक है, आप फर्क देख पा रहे हो, एक मैंने पेंसिल से बनाया, एक मैंने पेन से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास, एक पेंसिल से और एक ये पेन से, इस तरीके से होगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? क्लियर? अभी देखो आगे, अभी फिर से उन्होंने क्या किया, 20 मिनट्स और मीन्स 40 मिनट्स हो गए। अब क्या हो गया है, 40 मिनट्स के बाद जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, ठीक है, तब उनको क्या मिला वो देखो। अब तो जब उन्होंने 40 मिनट्स के बाद देखा तो उनको बहुत ही अलग सी चीज़ दिखी, और वो ये थी कि उनको यहाँ पे बैंड दिखा, यहाँ पे उनको एक बैंड उनको यहाँ दिखा और यहाँ पे उनको हाइब्राइड दिखा।
एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ से जब स्टार्ट किया है हमने ना, उसके बाद हमने नाइट्रोजन 15 नहीं लिया, हमने नाइट्रोजन 14 लेना स्टार्ट किया है। इससे पहले वाला जो था उसमें हमने सारे कल्चर किस में कराए थे, N15 में कराए थे। कौन सा मीडियम लिया था हमने, N15 मीडियम लिया। N15 मीडियम लेके हमने सारे डीएनए N15 के बना दिए, ठीक है। जब हमने सारे डीएनए N15 के बना दिए, उसके बाद हमने N14 लेना स्टार्ट किया। N14 लिया तो पहले तो हमारे पास N15 था, फिर जब नाइट्रोजन हमारे N14 है तो एक एक क्या हो गया है हमारे पास, ये वाला N15 और ये वाला हमारे पास N14। वैसे ही ये वाला क्या है N14 और ये वाला क्या है N15, ठीक है। आफ्टर 40 मिनट्स जो हमको मिला है, तो देखो ये भी सेपरेट होंगे, है ना, ये भी सेपरेट होंगे, तो ये क्या होगा, ऐसे एक स्टैंड और ये वाला दूसरा स्टैंड, ये दोनों सेपरेट हुए हैं। ये वाला जो सेपरेट हुए तो ये भी ये वाला स्टैंड पैरेंटल जो था, और ये N14 वाला, ठीक है। और अब इस पे ये तो पेरेंटल सेपरेट हुए हैं अभी तक सिर्फ, लेकिन हमने मीडियम कौन सा रखा है, मीडियम रखा है हमने N14। तो N14 तो ये ब्लू पेन है ना N14, तो ये N14 ब्लू पेन, इसके ऊपर सबके ऊपर N14 ही आकर के बाइंड करेगा। बहुत ध्यान से समझना इन चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें देखो, इस केस में तो क्या है N14 और ये भी N14, इस केस में यहाँ पे क्या है N14 और ये है N15, ये भी क्या है N14 और ये भी N14, ठीक है। ये क्या है N14 और ये क्या है N15, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये दोनों N14 के हैं, ये दोनों N14 के, जिसकी वजह से यहाँ पर, और N14 क्या है, लाइट है ना N14, तो N14 क्या है, लाइट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है N14 लाइट डीएनए, क्योंकि N14 तो हमारा हैवी थोड़ी ना होता है, N14 तो हमारा लाइट डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये क्या बन रहा है हाइब्रिड, और ये वाला भी क्या बन रहा है हाइब्रिड, तो ये यहाँ पर बीच में आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये N14 और N15 हाइब्रिड डीएनए। एक्सपेरिमेंट समझ में आया। सबसे पहले ई कोलाई को उन्होंने पूरी तरीके से N15 में कल्चर किया, N15 में कल्चर करने से वो क्या हो गए, हैवी डीएनए हो गए। उसके बाद उन्होंने कल्चर किस में किया है, N14 में कल्चर करना स्टार्ट किया। तो 20 मिनट के बाद जहां पर भी, तो अब हर जगह पे N14 आएगा ना, तो पहले वाला तो क्या था N15, ठीक है, N15 पहले तो, क्योंकि पैरेंटल में क्या थे N15 तो N15 ये आ गए, और नाइट्रोजन 14 जो है वो नए आ गए, क्योंकि अब हमने कल्चर किस में कराया है, N14 में कल्चर कराया है, तो हमारे पास क्या बना, हाइब्रिड बना। एक चीज का ध्यान रखना, अगर कोई बोले कि कंजर्वेटिव है, ठीक है, अगर कोई बोले कंजर्वेटिव है, तो हमारे पास तो ये कंजर्व रहना चाहिए था और हमें यहाँ पे बैंड दिखना चाहिए था। अगर कोई बोले कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या शो होना चाहिए था, N15 का हैवी डीएनए शो होना चाहिए। क्योंकि कंजर्वेटिव का तो मतलब वही है ना कि कंजर्व रहना चाहिए, है ना। कंजर्वेटिव का मतलब क्या था कि पेरेंटल पोजीशन जो है वो कंजर्व होनी चाहिए भाई। हर सीन में हमारे पास N15 तो मिलना चाहिए था। N15 नहीं मिला यहाँ पे, तो कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट कैंसिल, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइब्रिड बना, तो डिस्क्रिप्टिव जो था उसमें भी हाइब्रिड बन रहा था, तो यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। यहाँ तक डाउट में रहा है चीजें कि सेमी कंजर्वेटिव भी हो सकती है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, लेकिन कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट इसी एक्सपेरिमेंट में डिनाई कर दिया गया।
ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो डिस्क्रिप्टिव अगर बन रहा है तो हर केस में डिस्क्रिप्टिव बनेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या था, ये जो डीएनए है तो हर केस में क्या बन रहा है, वो ऐसे ऐसे ब्रेक होकर के बन रहा है। ये पुराना वाला है और ये नया वाला है, तो ये भी क्या है, हाइब्रिड। ठीक है, तो ये नया वाला है, सॉरी ये पुराना वाला है पैरेंटल, और ये न्यू डीएनए है, तो ये क्या बना है, हाइब्रिड ये भी। अब इसको आगे देखो, तो आगे के केस में ये फिर से हमारे पास ऐसे ही बनना चाहिए था, ये यहाँ से कट कट के अलग अलग हो जाते, ऐसा कुछ बनता, तो हमें हर केस में हाइब्रिड ही मिलता। ठीक है, हमको हर केस में क्या मिलता, हाइब्रिड ही मिलता। तो जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, लाइट बैंड आया है, और लाइट बैंड रिप्रेजेंट करता है कि डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। किस तरीके का होता है रेप्लिकेशन, किस तरीके का डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है किस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ गया, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के बेसिस पे भी ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो, अच्छे से समझो इसको। अगर कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।